हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 2, प्रबंध प्रक्रिया या कार्य या प्रबंध की भूमिका एवं स्तर। ठीक है ना। इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम। प्रबंध की प्रक्रिया क्या है और दूसरा प्रबंध की भूमिका और स्तर के बारे में, है ना। सबसे पहला है प्रक्रिया का लेते हैं। प्रबंध किसी भी कार्य को करने या कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो तब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य में प्राप्त नहीं हो जाता है। कहने का मतलब यह है, प्रबंध की जो प्रोसेस है वो तब तक चलती रहती है जब हम अपने लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते। स्टोनर ने क्या कहा इस बारे में? प्रक्रिया कार्य को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। कार्य को कैसे करना है उसका एक तरीका है। प्रबंध एक जटिल, लचीली और गतिशील प्रक्रिया। जटिल का मतलब कठिन, है ना, और लचीली फ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं ना अपन, और गतिशील यानी कि निरंतर आगे बढ़ती हुई। तो कहने का मतलब है प्रबंध जो है इसमें प्रक्रिया के अंदर कई कार्य सम्मिलित होते हैं, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक किए जाने वाले कार्यों की एक सतत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कई कदम होते हैं जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक और उसके पश्चात भी अनवरत चलते रहना होता है। यानी कि एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, यानी हम लक्ष्य भी प्राप्त कर ले उसके बाद तक भी चलती रहती है। प्रारंभ में योजना बनाने से क्रियान्वयन तक, तत्पश्चात किए कार्य का मूल्यांकन करना तक की प्रक्रिया प्रबंधक जो है उसको प्रोसेस को पूरा करता है, जिसमें कई बिंदु जैसे उद्देश्य का निर्धारण करना, नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नियंत्रण आदि ऐसे कई प्रबंध के कार्य है जिसको वो निष्पादित करता है। इसे ही हम सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो हमने कार्य बताया ना अभी ऊपर, ये जितने भी कार्य हैं वो प्रबंध की प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। इन सब कार्यों के बारे में अपन प्रोसेस के अंदर अभी पढ़ेंगे। ठीक है। इसे यह प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध प्रतिरूप मॉडल भी कहलाती है। अब देखिए, ये तो था अर्थ प्रबंध प्रक्रिया क्या है ना। किसी भी व्यवसाय के अंदर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है ना। स्टार्ट करने से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक ये सब प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध कार्यों की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि काम की निरंतर चलने वाली है ना, और गतिशील प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध के सभी कार्य प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं, अतः ये मानवीय प्रक्रिया। यानी प्रबंध तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया आपको, प्रबंध मानवीय प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया का मतलब प्रबंध किसका किया जाता है? मानव क्या कहता है, करने वाला प्रबंधक भी मानव होता है ना, तो मानवीय प्रक्रिया है ही। तीसरा पॉइंट है प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, अतः प्रबंध एक सामाजिक क्रिया भी है। सामाजिक यानी जो समाज के विभिन्न वर्गों के जो है ना, विभिन्न वर्ग जो होते हैं ना, उनके प्रति जो भी दायित्व है उसको पूरा करना है ना। तो और आपसी संबंध संगठन के अंदर जो भी है उसमें भी जो है प्रबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। चौथा है प्रबंधक अपने प्रभाव का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करता है, इसीलिए इसे प्रभावोत्पादक परिणाम प्रधान प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी कि प्रबंधक अपने प्रभाव का मतलब जब मैनेज करता है ना, तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है ताकि वो लक्ष्य प्राप्ति में जो है उसका योगदान होता है। पांचवा, लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन से लेकर सभी छोटे बड़े व्यवसायिक गैर व्यवसायिक संगठनों में प्रयुक्त होती है, इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। आपको मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक का मतलब है सभी जगह प्रबंध पाया जाता है, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे गैर व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे छोटा व्यवसाय हो, चाहे बड़ा व्यवसाय, सभी जगह प्रबंध पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं प्रबंध प्रक्रिया के चरण और प्रबंध के कार्य। तो देखिए, इसमें प्रबंध प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत भी है। तो हम कुछ विद्वानों के नाम बता रहे हैं, उन्होंने प्रबंध प्रक्रिया में कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया है। जिसमें सबसे पहला आता है राल्फ डेविस। इन्होंने बताया नियोजन, संगठन और नियंत्रण।
फिर दूसरा है कुंटस डोनेल, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। ब्रेक के अनुसार नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण। हेनरी फ्योल के अनुसार नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। लिंडाल उर्विक के अनुसार नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेश वहन, पूर्वानुमान, जांच। लूथर गुलिक के अनुसार नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना, बजटिंग आदि। ठीक है, ये 6 विद्वानों के आपको बताएं, इनके अनुसार प्रबंध प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं। अब जो है ऊपर जो विद्वानों के देख लिए, उसके बाद हम जनरली हम जो बता सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। प्रबंध के जो कार्य है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ये प्रोसेस और कार्य एक ही है। पहला है प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य आपने देखा होगा ऊपर जो विद्वानों के देखे ना, उसमें 3 जो ऐसे कार्य वो कॉमन है। कौन कौन से? नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण। ठीक है ना। तो इसे अन्य शब्दों में हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण। क्रियान्वयन का देखो यहाँ पर क्रियान्वयन का मतलब संगठन से ही है। ठीक है। नियोजित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए संगठन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, उन्हें निर्देशन भी दिया जाता है और नियुक्त कर्मचारी को सौंपे गए काम की जांच भी करनी पड़ती है। तो प्रबंधक सभी से कार्य करवाता है, संसाधनों का आवंटन करता है, आवंटन का मतलब बंटवारा करता है, सभी को साथ लेकर चलता है, यानी समन्वय करना पड़ता है। तो इसलिए प्रबंध के प्रमुख कार्यों में जो सम्मिलित किए जाते हैं वो 5 कार्य प्रमुख रूप से है: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। सबसे पहला कार्य है नियोजन, जिसको आप इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं ना। प्लानिंग का मतलब जानते हैं? योजना बनाना। आज कोई भी कार्य आप जब करते हैं उससे पहले उसकी योजना बनाते हैं। आज आप पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई की भी आप योजना बनाते हैं कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, कितना डेली पढ़ना है, जो भी है प्री प्लान आपका होता है। ठीक है। तो व्यवसाय तो प्लानिंग करता ही है कि इसको काम कैसे करना है ना। इसका एक उदाहरण और बताया मैं आपको। देखिए कि इसके बारे में बता रही हूँ, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण ही नियोजन है। ये तो नियोजन का अर्थ है। यानी कोई भी लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है तो उसके लिए पहले से उसकी रूपरेखा तैयार करना, वो ही नियोजन है। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताया, जैसे किसी कार्य के लिए आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, यानी कहीं जाना है आपको। ठीक है ना। तो हम क्या विचार करेंगे उस पर? कब पहुंचना है, कितनी दूरी है, कौन सा रास्ता, कौन से साधन से जाना सही रहेगा, क्या क्या ले जाना है, कितना खर्च करना है ना। ये सभी आपके मन में विचार आ जाएंगे, है ना। तो फिर आपके जो प्रश्न है ना, इसके उत्तर भी, उनमें भी आपके पास विकल्प होंगे कि कोई भी कार्य करने के लिए विकल्प भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन भी करना होता है ना। तो ये सारा पहले से ही प्लान करना, यही क्या है? प्लान मतलब नियोजन ही है। कहने का मतलब हमें कहीं जाना है तो हम क्या योजना बनाते हैं, तो वो नियोजन ही है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रबंधक भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा या कार्य योजना बनाता है ताकि जो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। और योजना बनाने के साथ साथ में वो आवश्यक संसाधन है, विधियां हैं, कार्य पद्धति, नियम वगैरह, है ना, ये सब बजट वगैरह भी का भी निर्धारण करता है। नाइल्स ने क्या कहा इसके बारे में कि नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्य पथ पर चुनाव करने और विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। यानी कोई भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे सामने जो कार्य पथ है, सर्वोत्तम जो भी रास्ता है उसका चुनाव करना और उसका विकास करना, ये इसकी प्रक्रिया है। और देखिए इसके लिए एक विद्वान हो रहे गोइस, इन्होंने क्या है, नियोजन एक चयन प्रक्रिया है जिसमें नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास कई विकल्प हो तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर विकल्प ही नहीं है तो फिर मतलब प्लानिंग में इतना सही प्लानिंग करना इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि विकल्पों के साथ है। विकल्प होते हैं उसमें क्या करते हैं, सर्वोत्तम विकल्प का हमें चयन करना पड़ता है। तो यानी कहने का मतलब है जो हमारे सामने विकल्प है कोई भी कार्य करने के लिए, उसमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, तो ये प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अब देखिए नियोजन के घटक कौन कौन से हैं, जिसमें देखिए उद्देश्य, नीतियाँ, विधियाँ, रीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, व्यूहरचना, प्रमाप, है ना, मापदंड जिसे कहते हैं, समय, बजट आदि, ये सारे इसके घटक होते हैं। और प्लानिंग जो हमारी होती है दीर्घकालीन भी हो सकती है और अल्पकालीन भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ही पहला टॉपिक आपका जो है प्रबंध के कार्य का नियोजन पूरा हो गया।
दूसरा पॉइंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जानते ही हैं, संगठन जो काम करने के लिए बनाया जाता है, व्यक्तियों का एक समूह जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है वो संगठन ही कहलाता है। यानी कि सरल शब्दों में अगर कहें हम तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है वो संगठन ही कहलाता है। अब संगठन में कौन कौन सी क्रिया होती है? देखो, संगठन में सबसे पहले तो क्या होगा, कार्य का निर्धारण होगा, कार्य का विभाजन होगा, है ना, और काम करने के लिए योग्य व्यक्तियों की योग्यता का भी निर्धारण करना पड़ेगा, उनको अधिकार दायित्व भी देने पड़ेंगे, है ना। सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंध भी निर्धारित करने पड़ेगा। आपसी संबंध का मतलब होता है कौन अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, यानी आपको किसके अंडर में काम करना है या आपका अधिकारी कौन है, ये सब संबंध भी निर्धारित होंगे, है ना। समान कार्यों का विभागीकरण भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है संगठन के अंदर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो, क्योंकि संगठन अगर अच्छे से होगा, योग्य व्यक्ति नियुक्त होंगे तो क्या होगा कि काम अच्छा होगा और संस्था की सफलता संगठन पर ही निर्भर करती है, ठीक है ना। तो संगठन तो है जो है बहुत सोच समझ कर संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए और उचित व्यक्ति का मतलब उचित योग्यता वाला व्यक्ति को ही उचित कार्य दिया जाना चाहिए, उनको अधिकारों दायित्वों का बंटवारा किया जाना चाहिए ताकि वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकें। इस प्रकार संगठन के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके लिए कुछ जो प्रबंध चिंतक है ना, वो क्या करते हैं, मानव शरीर में स्थित मेरुदंड, जिस प्रकार शरीर में मेरुदंड होता है ना, उसी प्रकार से संगठन के अंदर इसमें प्रबंध के अंदर संगठन का महत्व होता है। तीसरा पॉइंट है निर्देशन। डायरेक्शन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। भी कोई भी काम करना है तो कैसे करना है ना, उसका तरीका बताना, है ना, ताकि सही ढंग से कार्य हो सके, है ना। तो यही निर्देशन है। किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त कर हो जाए, यही निर्देशन है। तो निर्देशन के बारे में देखो, आपने जो फिल्मी दुनिया में भी आपने सुना होगा कि ये फिल्म डायरेक्टर कौन है। अब डायरेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी हीरो हीरोइन जो भी है ना काम करने वाले फिल्मों में, उन सबको डायरेक्शन देना, है ना, निर्देशन देना, ये कैसे एक्टिंग करनी है, क्या करना है ना। तो इसी पर फिल्म की सफलता निर्भर करती है। तो इसके बारे में एक उदाहरण इसमें दे रखा है कि 1917 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा एक लिखा नाटक था देवदास, है ना। उस पर 1927 से लेकर 2013 तक 14 फिल्म निर्देशक द्वारा, है ना, 16 फिल्में इसमें बनाई गई। अब सबका फिल्में तो बनाई, 14 फिल्म डायरेक्टर ने बनाई, 16 फिल्में, है ना। अब 16 फिल्मों में सबका अलग अलग परिणाम रहा। कोई ज़्यादा सफल हुई, है ना, किसी को ज़्यादा, किसी को कम रेवेन्यू मिला। कहने का मतलब है कि फिल्में एक ही मतलब उपन्यास पर आधारित फिल्में बनी है सारी, लेकिन सबका परिणाम क्या है, अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? तब एक अमेरिका की जो है शोध कंपनी है, उसने रिसर्च किया तो उसने पता लगाया कि निर्देशन जो है वो अलग अलग था, डायरेक्टर जो है ना बनाने वाले वो अलग अलग थे। तो डायरेक्शन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन सी फिल्म जो है अच्छे से डायरेक्ट होती है तो सफल होती है, कौन सी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिक संस्था हैं वहाँ भी जो है निर्देशन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं में भी क्या है, काम का जब बंटवारा जब संगठन में कर दिया था ना, तो जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको आदेश निर्देश देना, उन्हें अभिप्रेरित करना, उनका नेतृत्व करना, संप्रेषण करना, पर्यवेक्षण करना, सुपरविज़न करना, ये सब कार्य किसमें होते हैं, निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर निर्देशन अच्छे से होगा तो कार्य जो है बहुत अच्छे से होगा और प्रभावी भी होगा। तो इसके भी निर्देशन के भी कुछ घटक है, जैसे अनुशासन है, आदेश निर्देश, अधिकारों का भारार्पण यानी सौंपना, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, है ना, ये इसके घटक है। तो इस प्रकार से ये संगठन के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 4 पॉइंट है नियंत्रण, कंट्रोल। आपने सुना हो कोई भी कार्य हम करते हैं ना तो उसमें कंट्रोल भी ज़रूरी होता है, नियंत्रण भी जरूरी है। नियंत्रण क्या होता है, जब हम कोई भी कार्य की योजना बनाते हैं ना तो योजना बनाते समय ही हम जो है कार्य के प्रमाप तय कर देते हैं। प्रमाप का मतलब जो है स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं ना, प्रमाप, कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, वो उसके आंकड़े हम तय कर देते हैं। उसके बाद कार्य किया जाता है। कार्य किए जाने के बाद में लास्ट में ये देखा जाता है कि जो भी कार्य हमने किया है
तो वो प्रमापों के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, यानी जैसा हमने सोचा था कि इतना कार्य हो जाएगा, है ना, तो उतना हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो हमने प्रमाप तय किए थे, है ना, और वास्तव में काम कितना, दोनों की तुलना करेंगे और तुलना करके दोनों का जो है अंतर यानी विचलन प्राप्त करेंगे। विचलन का मतलब होता है जैसे डिविएशन जिसे कहते हैं कि आपने जितना सोचा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि एक पर डे हम 200 इकाइयाँ बना लेंगे, है ना, कोई भी यूनिट बना लेंगे प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन वास्तव में जब ये तो प्रमाप हो गए 200 इकाइयाँ, और वास्तव में आपने काम किया ना तो आपको 200 नहीं 150 इकाइयाँ ही प्रतिदिन बनी, है ना। तो अब क्या बताएंगे आप, -50, यानी कि आपका विचलन क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, 50, यानी जो प्रमाप है और जो वास्तविक कार्य है दोनों का अंतर क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो अब 50 कम बनी हमने, है ना, हमने सोचा 200 बन जाएगी लेकिन 150 ही बनी। तो अब इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाना भी किस कारण से जो है यूनिट कम बनी है, प्रोडक्शन कम हुआ है, और जो भी कारण है उसका पता लगा करके हमें आगे के लिए सुधार करना है। यही प्रोसेस नियंत्रण कहलाती है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसमें कितना सक्सेस हुए हैं, क्या कमियां रही है, उसका पता लगाना और आगे के लिए सुधार करना, ये नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण के बारे में हेनरी फील्ड ने क्या कहा है, नियंत्रण का आशय यह जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य और योजनाएं दिए गए निर्देश और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की त्रुटियों का पता लगाना जिससे यथासंभव सुधार किया सके और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को हम रोक सके। बहुत अच्छा कथन बताया हेनरी फील्ड ने कि सभी कार्य जो हम कर रहे हैं वो नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या कमियां हैं, उनमें कैसे सुधार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो। अब देखिए नियंत्रण प्रक्रिया के भी 4 प्रमुख तत्व हैं, है ना, प्रोसेस के। पहला है प्रमाप का निर्धारण करना। प्रमाप का निर्धारण मतलब पहले से जो है निर्धारित कर देना कि कितना कार्य करना है। दूसरा है कार्य का मूल्यांकन एवं परिणाम विवरण तैयार करना है। कार्य मूल्यांकन मतलब कितना कार्य हमने किया है वो उसके बारे में। तीसरा पॉइंट है वास्तविक परिणामों को प्रमापों से तुलना करके विचलन ज्ञात करना है। पहले जो हमने प्रमाप तय किया था, काम वास्तव में कितना हुआ, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके विचलन यानी डिविएशन जिसे कहते हैं, अंतर जिसे कहते हैं, वो ज्ञात करना। और विचलनों के आधार पर संशोधन या सुधारात्मक कार्य भी करना। जितना भी विचलन, जितना भी अंतर आया, जो मैंने पहले उदाहरण बताया ना आपको, उसी के पॉइंट्स बनाइए, उसी के आधार पर आगे के लिए हमें क्या करना, सुधार करना। तो ये था नियंत्रण। अब लास्ट पॉइंट इसका प्रमुख कार्य का समन्वय। समन्वय जानते हैं आप, तालमेल जिसे कहते हैं अपन, है ना, कि अब तालमेल क्या होता है संस्था के अंदर, कर्मचारियों के मध्य भी होना चाहिए, प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य भी होना चाहिए, भौतिक वस्तु और मानवीय संसाधन के बीच में भी होना चाहिए। कहने मतलब होता है कि कोई भी संस्था हो वहाँ पर समन्वय बहुत आवश्यक है। अगर समन्वय नहीं होगा ना तो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और अगर कार्य को सुचारू रूप से करें तो आपसी तालमेल होना आवश्यक है। अब देखिए संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं, कार्यविधियों, कार्यक्षमताओं, गुणों में पर्याप्त भिन्नता और पाई जाती है ना, जिससे व्यक्तिगत अंतर्व्यक्तिक संघर्ष संभावना रहती है। किंतु प्रबंधक को प्रयासों में एकरूपता और सामंजस्य उत्पन्न करना है ताकि न्यूनतम लागत पर हम निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे पास भौतिक संसाधन तो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, उनका हमें अधिकतम उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आवंटन करना संसाधनों का कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सके। इसके लिए वो कहते हैं ना कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही जो है संगठन का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से समन्वय स्थापित कौन करता है, प्रबंधक करता है, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते सके। और इसके लिए मेसी ने क्या कहा, समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है ना। इसलिए कुंटस डोनाल्ड ने तो कहा कि समन्वय प्रबंध का सार है, यानी कि कुंटस डोनाल्ड का समन्वय प्रबंध का सार है। सार का मतलब क्या होता है, हमने सब कार्य कर लिए लेकिन अगर समन्वय नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उसमें समन्वय होना चाहिए। कार्यों में आपस में भी समन्वय होना चाहिए, व्यक्तियों में समन्वय होना चाहिए, यानी कर्मचारियों में आपस में होना चाहिए। देखो समन्वय तालमेल जब होता है ना किसी संस्था में, काम बहुत अच्छे से होता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए प्रबंध के प्रमुख कार्य, और दूसरा सहायक कार्य जो इसके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।